गुड इवनिंग गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, एज यू नो हम रेगुलेटिंग एक्ट्स कर रहे हैं। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का भी कर लिया है। उसके बाद हमने 1813 का चार्टर एक्ट भी कर लिया है। आज हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लेकिन कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, जस्ट अ क्विक रिवीजन, एंड देन वी विल डू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो गाइज, हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो कि 20 ईयर्स के लिए आया था। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें ऐड हुई थी और क्या क्या चीजें इसमें कम हुई थी एज कम्पेयर टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। तो हमने देखा कि ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दो चीजों में दे दी गई थी, दो एरियाज में दे दी गई थी। एक तो टी में ट्रेड कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रेड कर सकती है चाइना के साथ। केवल ये दो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और बाकी ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आती है तो वो कोई भी ट्रेड कर सकती है, लेकिन ये जो दो ट्रेड है ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। कंट्रोल ऑफ कंपनी में हमने देखा था कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अलग अलग कर दिया गया था। और कमर्शियल एक्टिविटीज को कौन संभाल रहा था? कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 24 थे नंबर में, और पॉलिटिकल अफेयर्स को संभाल रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 6 थे नंबर में। और इन दोनों को डुअल गवर्नमेंट बोला गया था, और इस डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हुई थी, राइट। नाउ वी कम टू एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था जब बंगाल का था गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और ये जो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज थी वो सबॉर्डिनेट थी। और ये जो बंगाल था गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी जिसमें 3 मेंबर कर दिए गए थे। देन वी कम टू सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की पोजीशन पावरफुल हो गई थी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 की जगह 3 मेंबर कर दिए गए थे। अब केवल किसी भी बिल को लॉ बनाने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता थी। एक तो गवर्नर जनरल उसमें खुद था और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। तो इजीली कोई भी बिल को लॉ बनाया जा सकता था। नाउ वी कम टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में हमने देखा था कि मद्रास की और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज जो थी वो सबॉर्डिनेट थी, और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी 3 कर दिए गए थे। रेवेन्यू में हमने देखा था कि कमर्शियल ट्रेड अलग कर दिया गया था कंपनी का, और जो रेवेन्यू आ रहा था ब्रिटिश पोजेशन से इंडिया में, और सॉल्ट टैक्स, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। नाउ वी कम टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ गाइज, इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अगर हम ट्रेड में देखें तो ट्रेड में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी मोनोपोली कंप्लीटली खत्म कर दी गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी किसी भी एरिया में व्यापार करने के लिए कोई मोनोपोली नहीं थी, पूरी कंप्लीटली स्टॉप कर दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को अब कमर्शियल अफेयर्स को संभालने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी को केवल पॉलिटिकल अफेयर्स संभालना है। मतलब यूके गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अब तुम ट्रेड मत संभालो, तुम केवल एडमिनिस्ट्रेशन संभालो इंडिया का। नाउ कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंट्रोल ऑफ कंपनी में हम देखते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज तो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी, तो अब क्या बचा कंपनी के पास? केवल पॉलिटिकल अफेयर्स। मींस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, अब उसको कमर्शियल एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं था। और ये पॉलिटिकल अफेयर्स कौन संभाल रहा था? तो जैसा कि हमने देखा सीओडी, कंपनी ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 24 थे नंबर में, और बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 6 थे नंबर में। तो अब ये दोनों ही पॉलिटिकल अफेयर्स कंपनी का संभाल रहे थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। नाउ वी कम टू एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे इस चार्टर एक्ट 1833 में। एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंज हुआ था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसका गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उस गवर्नर जनरल की पोस्ट बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट दे दिए गए थे कि ये लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकता है पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। मींस अगर कोई भी लॉ बनाना है तो अब गवर्नर जनरल ही लॉ बनाएगा पूरे इंडिया के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी अब उनसे लेजिस्लेटिव पावर्स छीन ली गई थी कंप्लीटली, और बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर दे दी गई थी कि वो पूरे इंडिया के लिए कोई भी लॉ बनाएगा। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो गाइज, ये जो मद्रास की और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज थी अब इनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी, तो इनका तो रोल ही खत्म हो गया है। अब पूरे इंडिया के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1833 में हुई थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 3 मेंबर थे अब वो 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए थे, और ये जो चौथा मेंबर था ये था लॉ मेंबर। इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे,
बट ये एज अ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया था, और जो पहला मेंबर बना था वो था लॉर्ड मकाउले, राइट। तो इससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये वोटिंग राइट तो लॉर्ड मकाउले के पास है ही नहीं। अभी भी कोई भी लॉ को एक्ट बनाने के लिए केवल 4 में से 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक तो गवर्नर जनरल खुद ही है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर। और ये जो लॉ मेंबर था इसको ऐड इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलके ही कोई भी लॉ बनाते हैं, तो अगर उनके पास एक समझदार व्यक्ति होगा लॉ मेंबर जिसे लॉ की समझ होगी, तो वो इनको अच्छे सजेशंस दे सकता है और अच्छा लॉ बन सकता है। इसके लिए उन्होंने यूके गवर्नमेंट ने लॉ मेंबर को ऐड किया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नाउ वी कम टू सेंट्रल लेजिस्लेचर। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, अभी तक जितने भी लॉ बन रहे थे ब्रिटिश ये गवर्नर जनरल के द्वारा, उनको रेगुलेशंस बोला जाता था, राइट। लेकिन अब इन रेगुलेशंस को एक्ट बोला जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 से, और इनको अप्रूव करेगी यूके गवर्नमेंट। यूनाइटेड किंगडम में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इन्हें अप्रूव करेगी और इनको एक्ट बोला जाएगा। वो अप्रूव इसलिए करेगी जिससे कि यूके गवर्नमेंट को भी पता चलता रहे कि ये इंडिया में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं और कौन कौन से एक्ट बन रहे हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, और मद्रास की और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज जो हैं वो अब उनका कोई रोल ही नहीं रहा है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई है, राइट। तो हेयर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो खत्म ही हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल ही अब पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक्ट बनाएगा। नाउ वी कम टू रेवेन्यू पार्ट। रेवेन्यू में भी हमने देखा कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं वो तो बिल्कुल खत्म ही कर दी गई हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा था ये जो कमर्शियल ट्रेड हो रहा था, कमर्शियल ट्रेड तो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी को अब केवल पॉलिटिकल अफेयर्स ही संभालने थे। तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा ब्रिटिश इंडिया को? तो रेवेन्यू केवल मिल रहा था ब्रिटिश पोजेशन से इंडिया में और सॉल्ट टैक्स से। सो गाइज, ये सारे चेंजेस आए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, और हमने इसको कंपेयर कर लिया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और आप इसको इन कंपैरिजन टू 1813 इजीली देख सकते हैं, राइट। So guys, this was for today. I hope you have liked the video, and if you like the content of my video, please like it, share it with your friends, subscribe to my channel, and don't forget to comment on it. Thank you so much. Have a nice day.